नमस्कार दोस्तों, थर्ड सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, कई दिन से लगातार हम क्या कर रहे हैं, आपको कुछ न कुछ पढ़ा रहे हैं ना। क्या कारक पढ़ा रहे थे, तो हमने कल जो पढ़ाया था कारक में ही पढ़ा रहे थे। तो कल हमने आपको पढ़ाया था क्या, अकथितम च ना, यानी जो कहने की इच्छा न हो। आज क्या है, कहने की इच्छा है। ठीक है, तो आज क्या चलेगा हमारा, कल जो था उसकी याद था क्या है, अकर्मक धातु भीर्योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा। फिर क्या है, च कर्म संज्ञकम, च कर्म संज्ञकम इति वाच्यम। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, अकर्मक धातु फिर योगे देश कालो भाव गंतव्यो अध्वाच्य कर्म संज्ञक इति वाच्यम। अब इसमें पहले क्या दिया है, अकर्मक। ये हमारा क्या है, एक सूत्र है, काहे के लिए, कर्म कारक करने के लिए। ठीक है, अब कहता क्या है, कह रहा है अकर्मक। हमारे पास पहली बात क्या है, अकर्मक। ये है क्या, पहले हमें ये जानना है अकर्मक क्या, हमें ये जानना है। ठीक है, तो अकर्मक क्या है, धातु में दो प्रकार से होती हैं। धातु में दो प्रकार से होती है, कौन कौन, एक होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। ठीक है, धातु के दो भेद, कौन कौन, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, अब इसे ज़्यादा तो डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पे समय के अभाव कारण, लेकिन इतना कर सकते हैं कि इसको पकड़ने के थोड़ा आसान तरीका एक यही है कि जिसमें जो कर्ता हो, यदि उसका क्रिया का जो प्रभाव पड़ रहा हो, यदि खुद कर्ता पर न पड़े, यदि कर्ता के क्रिया का प्रभाव यदि कर्ता पर न पड़े, किसी अन्य पर पड़े, तो क्या होगा, सकर्मक होगा। बात क्लियर हुई क्या, कर्ता के क्रिया का प्रभाव जब कर्ता पर न पड़े, किसी अन्य पर पड़े, तो क्या होगा हमारा, वो सकर्मक होगा। और यही उल्टा जस्ट, कर्ता के क्रिया का प्रभाव जब कर्ता पर पड़े, तो क्या होगा हमारा, अकर्मक होगा। ठीक हुआ, धातु के दो भेद कौन कौन, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या है, जब कर्ता के क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े, कर्ता पर न पड़े, किसी अन्य पर पड़े, तो क्या होगा हमारा, सकर्मक होगा। दिख रहा है ना। फिर दूसरा क्या है, अकर्मक, जब कर्ता के क्रिया का प्रभाव खुद कर्ता पर पड़े, किसी अन्य पर न पड़े, तो हमारा क्या होगा, वो अकर्मक होगा। क्लियर बनना। तो अकर्मक क्या है, बताते हैं अब अकर्मक क्या है। देखिए, जैसे धातुएं होती हैं, जिसे हम कर दिया क्या, पठति, सॉरी क्षमता मित्रों, जिसे हम पठ धातु होती है हमारी, माने क्या होता है, पढ़ना। क्या होता है, पढ़ना होता है। जब हम कुछ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, जैसे कह रहे हैं बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है ना, तो पूछे बालक क्या पढ़ रहा है, बताएंगे बालक पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे कर्म आ रहा है ना, पुस्तक क्या है उसका,
कर्म है, यानी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर पड़ रहा है। और यही जो कर दें कि बालक सोता है, बालक सोता है जब बोल देंगे, सोना क्या हुआ हमारा, अकर्मक हुआ। क्यों? क्योंकि सोने का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, खुद बालक पे ही पड़ रहा है। जो सोना क्रिया कर रहा है किस पे कर रहा है, खुद अपने पर ही कर रहा है ना। इसीलिए क्या है कि जो सोना धातु है, यानी कि सी धातु माने सोना होता है, सी माने क्या होता है, ये क्या हमारी धातु है, माने क्या होता है, सोना हिंदी में हम बोलते हैं सोना। ये सोना वो वाला सोना नहीं है, ठीक है, कि यार सोना पहुंच जाए मुरली के यहाँ, ठीक है, सराफा वाला सोना नहीं है। ये सोना क्या है, जो हम नित्य डेली करते हैं, शाम को दोपहर में भी जो सोते होंगे अपना, वो सोना, ठीक है ना। सोना क्या है, अच्छा पठ पूछेंगे कैसी धातु है, तो क्या बताएंगे आप कि पठ हमारा क्या है, सकर्मक धातु है। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि पढ़ना जब करेंगे तो किसी को लेकर पढ़ेंगे, जैसे कि पुस्तक पढ़ रहे हैं तो पुस्तक क्या है, कर्म मिल रहा है ना। जब सोने की हम बात करेंगे कि सो रहे हैं, तो क्या सो रहे हैं, खुद ही सो रहे हैं, कर रहे हैं ना। इसलिए सोना में क्या हुआ, ये हमारा अकर्मक में आ जाएगा। क्लियर हुआ आपको? सकर्मक में क्या होगा, जब क्रिया का कोई कर्म हो, जब क्रिया का कोई कर्म होगा क्या होगा, सकर्मक होगा। जब किसी वाक्य में जब कर्ता का जो क्रिया कर रहा है उसमें कोई कर्म ही ना हो, क्या हो, कर्म ना हो, तो क्या होगा, अकर्मक। जैसे बालक सोता है, आइए चलते हैं अकर्मक की ओर। हम क्या है, बालक सोता है, ठीक है। अब बालक सोता है ना, तो सोना क्या है, एक अकर्मक धातु है, ठीक है। कुछ धातु में आपको लिखा देंगे कौन सा कर्मक और कर्मक है, ठीक है। अभी फिलहाल इतना जानते रहिए आप। बालक सोता है, बालक क्या है, ये अकर्मक है। सोना क्या है, अकर्मक धातु है, ठीक है। फिर जैसे बालक पढ़ता है बोल दे तो बालक पढ़ता है, ठीक है। बालक पढ़ता है होगा, तो अगर कहते हैं बालक पढ़ता है, कोई पूछे क्या पढ़ता है, हम बोलेंगे बालक पढ़ता है, तो पूछेंगे क्या पढ़ता है, हम बताएंगे पुस्तक पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, जो भी पढ़ता हो ना। तो जब यहाँ पे कोई कर्म आ जाए, क्या, मान लो पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, क्या, मान लो पुस्तक पढ़ता है, लेकिन यहाँ पे कर्म आ गया। लेकिन अगर यहाँ पूछता है, बोलते हैं कि बालक सोता है, बालक सोता है, वहाँ क्या होगा, क्या सोता है, कोई उत्तर नहीं, खुद ही सो रहा है वो ना। तो सोना हमारा क्या हुआ, अकर्मक धातु हुई। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना। चलिए अब हमारा क्या है, अकर्मक दिया हुआ था। अकर्मक क्या है, जिसमें ये कर्ता जो धातु होगी उसमें क्या होगा, कर्म ना हो, ठीक है। कर्म नहीं होगा तो क्या होगा हमारा, जिस वाक्य में यदि कर्म नहीं होगा तो हमारा क्या होगा उसमें, और उसमें जो धातु है क्या रहेगी, वो अकर्मक रहेगी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सूत्र को। कह रहा है अकर्मक धातु भी, जिससे क्या होता है, अकर्मक धातु भी तृतीया का बहुवचन है। यानी अकर्मक धातुओं से ना योगे, योग होने पर, यानी कि अकर्मक धातु से योग होने पर देश, यानी देश, काल मीन्स समय, भाव मतलब भाव जान ही रहे हैं आप। फिर कह रहा है गंतव्य अथवा यानी मार्ग हो, च कर्म संज्ञकम इति वाच्यम, यानी कि यदि कोई अकर्मक धातु हो, यदि उनका योग देश, काल, भाव या मार्ग से हो रहा है तो हमारे क्या हो जाएंगे, कर्म संज्ञक हो जाएंगे, ठीक है। क्या कर रहा है ये, अकर्मक धातु भी योग्य, यानी अकर्मक धातुओं से योग होने पर देश, काल, भाव और मार्ग के जब वाची वाक्य मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे, कर्म संज्ञक, क्या हो जाएंगे, वो कर्म संज्ञक हो जाएंगे।
ठीक है, उदाहरण देखते हैं, अब हम आपको दिखाते हैं। जैसे हम बोल दें बालक भारत देश में ना सोता है। बालक, अब यहाँ पे सोना, ये हमारा क्या है, भारत देश क्या है, एक देश है ना। तो कहा यदि देशवाची कोई वर्ड हो, जब कोई शब्द क्या हो, देशवाची हो ना, और क्या हो फिर, सोना क्या है हमारा, अकर्मक धातु भी है ना। तो कह रहा है जब कोई देशवाची और अकर्मक धातु का योग होगा तो जो उसका क्या होगा, आधार होगा, क्या उसकी होगी, कम संज्ञा होगी। कह रहा है बालक, यहाँ क्या हो जाएगा, अनुवाद करेंगे इसका क्या हो जाएगा, बालकः। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत देशम स्वपिति। ठीक है, यानी बालक भारत देश में क्या कर रहा है, सोता है। एक किसका उदाहरण हो गया, देश का। ठीक है, अब क्या है फिर, काल दिया हुआ है ना, इसका उदाहरण क्या है, ये हो गया क्लियर ना। चलिए हम आगे दिखाते हैं आपको इसका काल का उदाहरण क्या दिया हुआ इसमें। ठीक है, काल में क्या होगा, समय ना, जिसे हम बोल दें क्या रहा कि मोहन एक माह तक रहता है। तो एक माह क्या है हमारा, समय है ना, एक माह मतलब समय बता रहा है, कारण समय ना। तो कह रहा है मोहन एक माह तक रहता है। अब रहना हमारा क्या है, अकर्मक धातु है। ठीक है, रहना हमारा क्या है, अकर्मक धातु है। तो कह रहा है जब अकर्मक धातु का किससे हो रहा है, काल से हो रहा है, तो क्या होगा इसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। जब इसकी कर्म हो जाएगी तो कर्मण द्वितीय क्या लग जाएगा, इसमें कर्म में क्या हो जाएगी, द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। फिर कह रहा है मोहना, अनुवाद क्या हो जाएगा इसका, मोहना एक मासम बोल सकते हैं, मासम रहता मतलब अधिते, सॉरी आस्ते। ठीक है, कि मोहन एक महीने तक रहता है। फिर क्या था, अब देखिए अकर्मक धातु का किससे हुआ, देश से हो गया, फिर काल से हो गया। अब भाव बताते हैं। ठीक है, एक क्लियर हो गया ना कि मोहन एक माह तक रहता है, इसका हमारा क्या होगा, मोहना एक मासम आस्ते। ठीक है, चलिए आते हैं भाव की ओर। अब हम बताएं क्या, राम गाय दुहने तक रहता है ना, क्या है, राम गाय दुहने तक रहता है। अब देखिए रहना फिर आ रहा है, लेकिन क्या कारण दे रहा है, गाय दुहना, मतलब क्या है, एक भाव है कि जब तक कोई गाय दुहता रहेगा तभी तो वहाँ पे स्थिर रहेगा। जैसे ही वो गाय दुह लेगा, जैसे ही गाय दुह लेगा वो चला जाएगा। तो एक भाव बता रहा है कि जब तक वो गाय दुह रहा तब तक वो रुका हुआ है। ठीक है,
तो क्या है, एक भाव ही बता रहा है। तो कह रहा है रामः, क्या होगा इसका बाद, रामः ना गाय दूहने तक गो दोहम आस्ते ना। कहा जाता है कि राम गाय, गो दोहा माने गाय दूहने तक, आस्ते मतलब रहता है। क्या क्या हमारा हो गया, कह रहा है कि अकर्मक धातुओं का यदि योग हो जाए, किससे, देश से हो जाए, तो जो आधार जो कार्य हो क्या होगा, उसकी कम संख्या हो जाएगी। तो कह रहा है कि जो देश था उसका क्या हो गया, कर्म हो गया पहले वाले में, फिर काल का हो गया, अब ये भाव का हो गया। ठीक है, क्या हो रहा था, उसकी कम संज्ञा और कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। ठीक है ना, किससे, कर्मण द्वितीय से उसकी क्या हो रही थी, द्वितीय विभक्ति हो रही थी। यहाँ क्या होगा, गोदोहम आस्ते। ठीक है, फिर एक और बचा इसका क्या, अभी अध्वा गंतव्य। अध्वा क्या होता है, मार्ग। क्या होता है, मार्ग, यानी कि मार्गवाची शब्दों में क्या हो जाएगी, मार्गवाची शब्द क्या हो जाएगी, कम संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। क्या है, जैसे कोई वाक्य बोल दिया है कि नीरज कोस भर में रहता है, किसमें रहता है, कोस भर में रहता है। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, देखिए रहना है, ये क्या है हमारा, कोस भर क्या है, मार्ग बता रहा है कितने में रहता है, कोस भर में रहता है। ठीक है, तो कह रहा है नीरज क्या हो जाएगा, यहाँ पे राम स्वरूप चलेगा इसका, नीरज कोस भर क्या हो जाएगा, क्रोशम आस्ते। ठीक है, क्या है, नीरज क्रोशम आस्ते, नीरज कोस भर में रहता है। ये क्लियर हुआ। क्या कह रहा था, ये सूत्र बता रहा था हमारा कि अकर्मक धातुओं से यदि योग हो रहा है, किसका, किसी देश का, किसी समय का, किसी भाव का या किसी मार्ग का, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, उसका हम क्या कर देंगे, कम संज्ञा, फिर कर्मण द्वितीय, क्या लगेगा उसमें, द्वितीय विभक्ति। हमने ऐसा यहाँ पे आपको दिखा दिया है। आपको ये क्लियर हुआ, सूत्र हो गया। चलिए चलते हैं अब आगे की ओर। हम समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट के माध्यम से दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसी कड़ी में हमारा क्या सूत्र है अगला, अधि सिंह अस्था साम कर्म। क्या है, अधि सिंह अस्था कर्म। ठीक है, क्या है, अधि सिंह अस्था साम कर्म। कह रहा है सिंह अस्था और आस। देखिए क्या क्या लिखा है यहाँ पे, एक तो अध लिखा हुआ है। ठीक है, हमारा अध क्या है, इसमें उपसर्ग है, कोई दिक्कत इसमें। हम जानते हैं कि हमारे उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं। तो इन्होंने बताया कि यदि अधि उपसर्ग लगा हुआ हो, क्या लगा हो, अधि उपसर्ग लगा हुआ हो, कहाँ लगा हुआ हो, इन्होंने दिए धातु के नाम, एक दिए सिंह धातु, क्या दिए, सिंह धातु दिए, फिर क्या दिए, स्था धातु, फिर क्या दिए, आस धातु।
ठीक है। इन्होंने कहा अधि उपसर्ग लगा, अधि उपसर्ग हो न, और इसके बाद क्या दिया हो, सिंह धातु हो या स्था धातु हो या आस धातु हो, ठीक है। यदि इन धातुओं के पहले क्या हो, हमारा अधि उपसर्ग लगा हो तो, ठीक है, तो इसका जो आधार होगा क्या होगा, आधार होगा, उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। क्लियर हुआ। कहता है अधि उपसर्ग लगा हो किसमें, सिंह धातु में, स्था धातु में या आस धातु में, तो जो उसका आधार होगा क्या होगा, उसका आधार होगा, उसमें क्या लगेगी, उसकी क्या होगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो आप जानते हैं कि कर्मण द्वितीया से उसमें क्या लगा देंगे, हम द्वितीया विभक्ति लगा देंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये, अधि उपसर्ग हो, कहाँ हो, सिंह धातु के पहले हो या स्था धातु के पहले हो या आस धातु के पहले, यदि अधि उपसर्ग लगा हुआ हो तो उसके आधार की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्लियर हुआ सूत्र क्या कहता है ये, ठीक है। चलिए, सिंह माने क्या होता है, सोना, स्था माने क्या होता है, रहना, और आस माने भी क्या होता है, बैठना या रहना, ठीक है। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं उदाहरण से, ठीक है इसको। चलिए आइए उदाहरण चलते हैं अब हम। यहाँ पे एक जो जानने लायक है, यदि इन्हीं धातुओं में न यदि अधि उपसर्ग न लगा हुआ हो, क्या बात है कि यदि सिंह धातु हो, स्था हो या आस हो, यदि इनके पूर्व अधि उपसर्ग न लगा हो तो उसका जो आधार रहेगा तो उसमें क्या लगेगी, आधारे अधिकरणम से क्या लग जाएगी, उसकी अधिकरण संज्ञा होगी। अब फिर उसमें क्या हो जाएगी, सप्तम में अधिकरणे से इसमें क्या लग जाएगी, सप्तमी विभक्ति लग जाएगी, ठीक है ना। यदि अधि लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा वहाँ पे, कर्म संज्ञा, फिर कर्मण द्वितीया से क्या हो जाएगी, उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए, बहुत हरि बैकुंठ में सोते हैं, ठीक है। यदि ऐसे देखें तो कहें बैकुंठ में, और में पर पे कहाँ का चिन्ह है, सप्तमी का है, यानी अधिकरण का है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बैकुंठ में क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें अधिकरण दिख रहा है, ठीक है। तो इसका हम अनुवाद दो प्रकार कर सकते हैं, इसका हम अनुवाद दो प्रकार से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक तो हम कर देंगे क्या, हरि जो हमें दिख रहा है हरि। अब बैकुंठ में क्या है, इसमें आधार है, और आधार क्या होती है, सदैव अधिकरण संज्ञा होती है। क्या होती है उसकी, अधिकरण संज्ञा। और एक सूत्र है सप्तम में अधिकरणे, जो कहता है क्या कि जो अधिकरण है उसमें क्या लगेगी, सप्तमी लग जाएगी, ठीक है। तो क्या है, बैकुंठ है, क्या हो जाएगा इसका, सप्तमी क्या बन जाएगी इसकी, बैकुंठे। अब सेते, सोते हैं मतलब सेते, ये हमारा क्या है, जो हमें दिख रहा था हमने उसका अनुवाद कर दिया। क्या है, हरि बैकुंठ में सोते हैं, हरि बैकुंठे सेते, ठीक है। अब हम अगर यदि यह सूत्र पढ़ लिए हैं क्या कि यदि सिंह, स्था और आस धातुओं के पूर्व हम यदि अधि उपसर्ग लगा देंगे, क्या लगाएंगे, अधि उपसर्ग, तो जो यहाँ पे बैकुंठे हो रहा था, किससे हो रहा था, ये अधिकरण था, क्या था, अधिकरण था। इसीलिए इसमें क्या हो रहा था, सप्तम में अधिकरणे से क्या लग रही, सप्तमी लग रही थी ना। अब यदि इसी के सेते के पहले क्या लगा दें, हम अधि उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगी इसकी, तब कहता है कि जो उसका आधार है उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। और जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो कर्मण द्वितीया से जो कर्म हुआ है उसमें क्या लग जाएगी, द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। कैसे, देखिए फिर क्या हो जाएगा इसका, हरि ही। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले अधिसेते हो जाएगा,
अब देखिए, जब यहाँ पे सिंह धातु के पहले क्या लग गया, अधि उपसर्ग लग गया, तब कहता है यदि सिंह धातु के पहले अधि उपसर्ग लगा रहे हैं तो जो उसका आधार है उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। और जब कर्म संज्ञा हो जाएगी, सूत्र है क्या है, कर्मणि द्वितीय। हम आपको बता दिए थे पहले ही, क्या है, कर्मणि द्वितीय। कह रहा जिसकी कर्म संज्ञा हो उसमें क्या लग जाएगी, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। तो वैकुंठ क्या हमारा ये आधार था सोने का न, तो क्या हो जाएगा वहाँ फिर द्वितीय लगे, क्या बन जाएगा, वैकुंठम ना। जैसे अकारांत है, राम से चलेगा, ठीक है, फिर राम बनता है, राम राम रामा, फिर राम बनता है तो वैकुंठम बन जाएगा। हरि वैकुंठम अधिशेते। ऐसा समझिए, क्लियर हुआ कि नहीं है। देखिए क्या था इसमें, अधि सिंह अस्था साम कर्म, एक सूत्र है किसके लिए, कर्म करने के लिए, ठीक है। तो कहता है यदि सिंह अस्था और आस धातुओं के पूर्व अधि उपसर्ग लगा हो तो उसका जो आधार होगी उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। फिर सूत्र आता है कर्मणि द्वितीय। वो कहता है जिसका भी कर्म संज्ञा हो उसमें क्या लग जाएगी, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। तो हमने कहा हरि वैकुंठ में सोते हैं, तो यहाँ पे हम जब नॉर्मल देख रहे थे हरि वैकुंठ में सोते हैं, तो हरि वैकुंठे सेते ऐसे हो गया, क्योंकि अधिकरण की क्या होती है, अधिकरण क्या होती है, सप्तमी होती है ना अधिकरण में, सप्तम अधिकरण च। तो कह रहा है कि जो अधिकरण था तो क्या लग गई, सप्तमी लग गई। और फिर जब हम इस सूत्र को अध्ययन करके लगाए, क्या बन गया, हरि वैकुंठम अधि सेते। क्यों, क्योंकि सिंह धातु के पहले क्या लग गया, अधि उपसर्ग लग गया, इसलिए इसकी जो आधार थी उसकी क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई। और कर्म संज्ञा होने के कारण उसकी क्या बन गई, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति लग गई। क्या बन गया हमारा, हरि वैकुंठम अधिशेते। क्लियर हुआ। अभी देखते हैं आस्था वाला, राजा सिंहासन पर बैठते हैं। क्या है, राजा सिंहासन पर बैठते हैं ना। अब देखिए यहाँ क्या है, बैठना है, स्थान में क्या होता है, बैठना होता है। अब स्थ धातु है यहाँ पे, और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, यदि अधि उपसर्ग लगा देंगे तो जिसका आधार क्या है, सिंहासन है, इसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। कैसे, राजा है, क्या इसका नृपः, और क्या लिख सकते हैं इसका, हम भूपति भी लिख सकते हैं ना, दोनों हम लिख सकते हैं, नृपः या भूपति, ठीक है। क्या कर रहा है, सिंहासन पर बैठता है, ज़्यादा लंबा का है, ज़्यादा हो रहा है ना। चलिए एक ही देखिए यार, नृपः। अब देखिए बैठते हैं, यदि हम अधि उपसर्ग लगा दिए तो यहाँ क्या लिखा है, ये अधि और आस्ते की संधि हुई है, ठीक है। क्या लिखा है, अधि और आस्ते, यहाँ लिखा हुआ अध्यास्ते, ठीक है। यदि हम अधि उपसर्ग लगा दिए ना, कह रहा है कि यदि अधि उपसर्ग लगा हो सिंह अस्था और आस धातु के पूर्व, तो उसका जो आधार है, क्या है आधार, सिंहासन है, उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। और जब इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी तो कर्मणि द्वितीय सूत्र से इसमें क्या लग जाएगी, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, नृपः, क्या बन जाएगा इसमें, सिंहासनम अध्यास्ते, ठीक है। नृपः सिंहासनम अध्यास्ते। समझ में आया बात, ये क्लियर हुआ कि नहीं है।
क्लियर हो गया? चलिए चलिए यह हम बताइए आपके क्या अधि सेंग अस्था साम कर्म कहता है सेंग अस्था और आस धातुओं के पूर्व यदि अधि उपसर्गा हो तो उसके आधार की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। जब इसकी कर्म संज्ञा बन जाएगी तो कर्मण द्वितीया से इसकी क्या हो जाएगी? द्वितीया कर्म में क्या लग जाएगी? द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, इसका हम आपको दिखा दिए। कोई दिक्कत इसमें? चलिए चलते हैं आगे। अब हम क्या है? अभिनिविशश्च। क्या है? अभिनिविशश्च न कह रहा है कि विष धातु के पूर्व, क्या कह रहा है? विष धातु के पूर्व अभि और नी, क्या कह रहा है? विष धातु के पूर्व क्या है? अभि और नी यदि दोनों उपसर्ग एक साथ आए हों तो भी क्या होगी? इसके आधार की कम संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, क्या बताया कि यदि विष धातु के पूर्व क्या बताया? विष धातु के पूर्व क्या हो? अभि और नी दोनों उपसर्ग क्या हो? साथ साथ यदि आए हों तो इसके भी आधार क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, उदाहरण क्या है इसका? कह रहा है कि जो मेरा मन क्या हो? सन्मार्गम अच्छे मार्ग में लग जाए ना। मन क्या हो मेरा? अच्छे मार्ग में लग जाए। अभी नी विष धातु के क्या आ रहे हैं? पूर्व आ रहे हैं, इसलिए जो सन्मार्ग था अच्छे मार्ग में या अच्छे मार्ग पर लग जाए तो यहाँ पे क्या थी? हमारी अधिकरण था। क्या था हमारा? अधिकरण था। अब यहाँ पे अभी और नी विष धातु के पूर्व आ गए। क्या आ गए? एक उपसर्ग क्या है? अभी है, एक उपसर्ग क्या है? नी है। ये दोनों उपसर्ग विष धातु के पूर्व क्या आ जाए? क्रम से आ गए, एक साथ आ गए, इसलिए जो उसकी आधार थी, क्या इसका था? आधार था, क्या हो गया? उसकी कर्म संज्ञा हो गई ना। इसलिए कर्मण किसे? जब कर्म संज्ञा हो कर्मण द्वितीया से इसमें क्या लग गई? द्वितीया विभक्ति लग गई। सन्मार्गम अभिनिवेशते मन। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमारे एक और साथी अभी आप लोग इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए आप लोगों से। ठीक है, इसलिए हम उनको बस इंतजार करा रहे थे। अब उनका इंतजार खत्म हुआ, अब वो आप सामने आएंगे और आपको अपना टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही।